गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। किदवई कॉलेज से मैं शाहीन बानो। आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री का सेकंड लेसन पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद। और बच्चों ये इस लेसन का फर्स्ट पार्ट मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, और चूँकि लेसन बड़ा है इसलिए आज मैं इसका पढ़ाऊँगी पार्ट सेकंड। ये है आपका पार्ट भारत में राष्ट्रवाद, और ये हमारा जो पार्ट है वो 1920 से आगे है बच्चों। 1920 से आगे जो पूरी चला है। लास्ट पे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे खिलाफत आंदोलन हुआ, कैसे जालियांवाला बाग आंदोलन हुआ, और उसके बाद से असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था, और ये असहयोग आंदोलन शहरों तक फैल चुका था। अब हम लोग आ जाते हैं कि ये असहयोग आंदोलन ग्रामीण इलाकों में कैसे फैला, और उसके बाद से ये जितने पोर्शन मैं इस लेसन का पढ़ाऊंगी बच्चों, अभी आज मैं आपको इस लेसन कंप्लीट नहीं करूंगी, मैं इसका एक पार्ट और आपको पढ़ाऊंगी, तब आपका लेसन कंप्लीट होगा, और एंड में आप जो है सारे क्वेश्चन आप लघु और दीर्घ कर लीजिएगा। अति लघु तो मैं खुद से बना के आपको देती हूँ, और वो सारे आंसर आपको बच्चों अच्छी तरह से वीडियो सुनिए, और जो मैं पीडीएफ भेजती हूँ उस पीडीएफ में आप देखिए खोल के, तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। अति लघु क्वेश्चन बुक में नहीं है बच्चों, इसलिए मैं अति लघु क्वेश्चन आपको खुद बना देती हूँ, और ये पॉइंट्स बना के पूरा समझाऊंगी शॉर्ट में। अति लघु क्वेश्चन आपको भेज दूंगी, आप पीडीएफ खोलिएगा और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। लास्ट वीडियो में बच्चों ने लास्ट जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको बच्चों ने कहा कुछ आंसर नहीं, बच्चों सारे आंसर मिल जाएंगे, बस आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और पीडीएफ को खोल के देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये लेसन कि ये जो हमारा आंदोलन था ये अब शहरों से ग्रामीण इलाकों में फैलना शुरू हो गया। तो देश के विभिन्न हिस्सों में भी किसान और आदिवासी भी इस आंदोलन में बच्चों शामिल होते चले गए। तो हम आपको बताते हैं कि अवध में एक रामचंद्र थे जो फिजी में पहले गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करते थे। अब आ जाइए इस पे गिरमिटिया मजदूर। अब आप कहेंगे गिरमिटिया मजदूर क्या होता है बच्चों? गिरमिटिया मजदूर जो फिजी ये और गयाना, वेस्ट इंडीज़, ये अफ्रीका की जो जगह है, यहाँ पे कुछ लोगों को काम करने के लिए ले जाया करते थे, और इन्हीं लोगों को बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा, क्योंकि एक एग्रीमेंट के तहत ये काम करते थे। एक एग्रीमेंट होता था कि इतने दिन के लिए काम करेंगे, तो उसी एग्रीमेंट को ये मजदूर जो थे वो अपनी भाषा में गिरमिट कहने लगे, और आगे चल के इन्हीं मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाने लगा। तो अगर हमने आपको क्वेश्चन दिया गिरमिटिया मजदूर क्या है, तो क्या बच्चों आप लिखेंगे? इसको लिख लेंगे आप, क्योंकि सब चीज़ आपको बताई जाती है। तो चलिए हम देखते हैं कि अवध में एक बाबा रामचंद्र थे जिन्होंने गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम किया था, और उनका आंदोलन ताल्लुकदार ज़मींदारों के खिलाफ था जो बहुत ज़्यादा लगान वसूल कर रहे थे। पट्टे के तौर पे उनके पट्टे तक निश्चित नहीं किया जाते थे, कुछ दिन तक उन्हें काम दे के फिर उनको ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि उनका कोई अधिकार नहीं हो। तो इन किसानों की ये मांग थी कि हमें जो है लगान ख़त्म हो, और हमें जो ज़मींदार जो थे उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। तो उसी वक्त हम आपको बताते हैं कि 1920 में जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लिया था, और हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत उनकी सक्रिय भागीदारी है। तो हम देखते हैं 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया था, और गांव वालों से बात की थी, उन्हें बहुत समझाया था, और उसके बाद से गांव की संगठन की करीब 300 शाखाएं बनके तैयार हो गई थी। 1921 में यह आंदोलन बहुत ज़्यादा फैल गया था। लोग जो है ताल्लुकदार व्यापारियों के मकान पे हमला करने लगे, बाज़ारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पे कब्जा कर लिया गया। बहुत से सारे स्थानों पे स्थानीय नेता ने ये कह दिया कि गांधी जी ने कहा है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और गरीबों में ज़मीन बांट दी जाएगी। इसी वक्त ये आंदोलन चल रहा था बच्चों। इसी वक्त आंध्र प्रदेश के एक देखिए 1920 में ही आंध्र प्रदेश में एक गुरिल्ला युद्ध हुआ था। आंध्र प्रदेश में गुरेम पहाड़ियों के बीच जो एक गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था, और लेकिन कांग्रेस तो इस तरह की चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसमें ये था कि वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी सरकार, अंग्रेज़ी सरकार जो थी, जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर प्रतिबंध, गुरिल्ला
गुरिल्ला युद्ध के बारे में हम बता रहे हैं आपको कि अंग्रेज़ों ने जंगलों में दाखिल पे प्रतिबंध लगा दी थी। लोग जंगलों में न मवेशियों को चरा सकते थे, न जलावन के लिए लकड़ी ले सकते थे, न फल बीन सकते थे। इससे जो वहाँ के पहाड़ी वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्से में थे, क्योंकि उनसे रोज़ी रोटी पे बहुत असर हो रहा था। उन्हें लग रहा था उनके सारे अधिकार छीन रहे हैं, और इस तरह लोगों ने फिर ये कर दी कि बगावत कर दी, जैसे खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो अब चलिए हम आप नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं कि असम के बागानों में स्वराज। असम हमारा भारत का जो राज्य है, वहाँ के बागानों में मज़दूरों के लिए आज़ादी का मतलब था कि जब चाहे तो आ जा सकें, और वो बागान में आ भी नहीं सकते थे क्योंकि चारदीवारी को बंद कर दिया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वो चाहते थे कि वो अपने गांव से जहाँ भी हर आसानी से हर जगह आ जा सकें। 1859 में एक इंग्लैंड में इमिग्रेशन एक्ट हुआ था, और उस वक्त बच्चों बागान में काम करने वाले मज़दूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। और जब असहयोग आंदोलन के बारे में मज़दूरों ने सुना तो मज़दूर बहुत अपने अधिकारों की मांग करने लगे। फिर उन्होंने क्या किया कि बागान छोड़ दिया, और उन्होंने सारे वो लोग घर चलने जाने लगे। उन्हें लगा कि अब तो हमें घर में गाँव में ज़मीन मिल जाएगी और हम खेत करेंगे, की ज़मीन मिल जाएगी, हम खेती करेंगे और आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन बच्चों वो अपनी मंजिल भी नहीं पहुंच पाए थे। बहुत ज़्यादा हड़ताल और रेलवे में हुई, और बहुत सारी वजहों से पुलिस ने रास्ते में फंस गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ के बुरी तरह पीटा। तो इस तरह से ये आंदोलन बढ़ता चला गया, एक के बाद एक जो है आसाम में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, ये आंदोलन आगे बढ़ता चला गया। और 1922 में चौरा चौरी एक कांड हुआ, एक शांतिपूर्ण जुलूस आ रहा था। इन सब पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ये चौरा चौरी एक जगह है गोरखपुर में। गोरखपुर हमारा जो है वो उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर में चौरा चौरी की बाज़ार एक थी, वहाँ पे जुलूस बहुत ही शांति से जा रहा था, लेकिन उसमें पुलिस के साथ इनका हिंसक टकराव हो गया। और फिर गांधी जी ने सोचा कि अब हमें ये आंदोलन रोकना पड़ेगा, और गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। और अब क्योंकि गांधी जी को ऐसा लग रहा था बच्चों कि ये आंदोलन हमारा बहुत हिंसक हो रहा है, अब वो सविनय अवज्ञा की ओर चलने लगे। पहले तो हम लोगों ने असहयोग आंदोलन की पढ़ा बच्चों। मैं फिर से रिमाइंड करा रही हूँ कि फर्स्ट वीडियो में आपको खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या ही नहीं सब पे क्वेश्चन आता है। फिर इसमें आप सहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, उस पर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। सहयोग आंदोलन कैसे कैसे चला वो आपको पूरा डिटेल ऐसे पॉइंट वाइज सब लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये आंदोलन बहुत हिंसक हो रहा है। और गांधी जी किसके समर्थक थे बच्चों? अहिंसा के। तो गांधी जी ने अब सविनय अवज्ञा की ओर चले, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो कांग्रेस के कुछ जो नेता थे वो इस तरह के संघर्षों से बहुत थक गए थे। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। इसमें ये था कि प्रांतीय परिषद का चुनाव था। तो कांग्रेस के नेता चाहते थे कि परिषद के चुनाव में हिस्सा थे, तो उन्हें लगता था कि परिषद में रहते हुए ब्रिटिशों का विरोध करना संभव नहीं है। सुधारों की वकालत यह भी दिखाना ज़रूरी था कि ये परिषद लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। जैसे CR दास है, मोतीलाल नेहरू हैं, इन लोगों ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस में ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। और जवाहरलाल नेहरू और हमारे जो युवा नेता थे उस वक्त, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों हमारे युवा नेता थे। इन लोग जो है नहीं चाहते थे कि ये आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र जन आंदोलन हुआ, और ये चाहते थे कि पूर्ण स्वतंत्रता मिले, और इसी का ये दबाव बनाना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी में भी जो आपस में आंतरिक बहस चल रही थी, तो आंतरिक बहस और सहमति के इसी के बीच इसमें दो ऐसे तत्व थे जिसने भारतीय राजनीति को बहुत बदल डाला। पहला तो ये था कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी।
बच्चों 1926 से कृषि उत्पादन की कीमत बहुत ज़्यादा गिर रही थी और 1930 तक बहुत ज़्यादा बिल्कुल धराशायी हो गए। कृषि उत्पादन की मांग बिल्कुल गिर गई थी और निर्यात बहुत कम हो रहा था। किसानों को उपज बेचना और लगान चुकाना भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। इसी में वहाँ पे ब्रिटेन में की जो उस वक्त की टोरी सरकार थी, हमने आपको बताया है कि जो ये आंदोलन ये सब कुछ चल रहा है ये इसलिए कि उस वक्त हम लोग आज़ाद होने की शुरुआत हुई थी, गांधी जी ने किया था, क्योंकि भारत पे किसका राज था बच्चों? अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज़ से एक गवर्नर जनरल आते थे और अंग्रेज़ ने भारत को उपनिवेश बना लिया था और भारत पे अधिकार किया था। तो इसी में हम आपको बताते हैं कि ब्रिटेन में उस वक्त टोरी सरकार थी। उस वक्त सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया और साइमन कमीशन भारत आया। ये देखिए आप 1928 में साइमन कमीशन, एक कमेटी बनाई साइमन ने और 1928 में भारत आया। तो साइमन जब भारत आए बच्चों तो बहुत ज़्यादा भारतीय नाराज़ थे। उन लोगों ने कहा साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, इस तरह के नारे लोग लगाते चले गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया इस विरोध को शांत करने के लिए कि ये विरोध शांत हो जाए, लोग शांत हो जाएं। वहाँ पे जो वायसराय था लॉर्ड इरविन ने, ब्रिटेन का, उसने 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का एक ऐसा ऐलान किया और कहा कि हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे और इसके लिए एक सम्मेलन बुलाएंगे जिसको कहा गया गोलमेज सम्मेलन। तो इस तरह से ये गोलमेज सम्मेलन बच्चों हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर साइमन का गो बैक, साइमन वापस जाओ। तो साइमन आपके एंड में जब आप लेसन ख़त्म होगा तो आज जिस तरह जालियांवाला बाग पे हमने कहा आपको क्वेश्चन आता है, उसी तरह साइमन कमीशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। तो आप ये पूरा लिख लीजिएगा बच्चों कि 1928 में कैसे साइमन कमीशन आया और क्या हुआ। साइमन जो सर उनके जॉन साइमन के नेतृत्व में किस तरह एक कमेटी की स्थापना हुई। 1928 में साइमन भारत आया। तो 1929 में जो डोमिनियन स्टेट का उन्होंने ऐलान किया कि ऐसे हम भारत का संविधान, भावी संविधान बनाएंगे और चर्चा करेंगे, इसके लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस नेता हमारे इसके जवाहरलाल नेहरू और हमारे सुभाष चंद्र बोस इसको बिल्कुल ही इसके लिए नहीं तैयार थे। और 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बच्चों लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इस पे आपको कितनी बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई। तो दिसंबर 1929 बच्चों यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बता दें कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन में जैसे दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 1929 सब में दे देंगे 4 ऑप्शन में और आपको एक दे देंगे दिसंबर, नवंबर। तो आप जब पढ़ा कीजिए बच्चों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप पैरा वाइज पढ़िएगा बहुत अच्छी तरह से और आप देखिएगा उसमें कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की और 26 जनवरी 1930 को ये कहा कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और पूर्ण स्वराज की शपथ लेंगे। तो ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। अब आ जाते हैं हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको दांडी मार्च भी कहा जाता है। ये आप सुन चुकी हैं, पहले भी सुन चुकी हैं और आप 8th में भी पढ़ चुकी हैं कि नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया। चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। इस पर आपको क्वेश्चन ज़रूर आएगा बच्चों, या लघु आएगा या दीर्घ आएगा, जैसे भी। तो गांधी जी ने नमक को एक शक्तिशाली, उन्हें लगा कि एक प्रतीक है, क्योंकि 1930 में जब वायसराय इरविन ने को उन्होंने ख़त लिखा और लिखा कि हमारी ये 11 मांगे हैं और इन मांगों के लिए कुछ मांगे उद्योगपति से लेके किसानों तक थे। गांधी जी ने लिखा लॉर्ड वायसराय इरविन को, गांधी जी की इन मांगों के ज़रिए समाज के सभी लोगों को आपस में जोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सभी लोग, जो गरीब से लेकर उद्योगपति तक, सभी लोग इस अभियान में शामिल हों। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण उनको नमक कर को लग रहा था कि नमक कर को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमक एक ऐसा कर है जिसको गरीब और अमीर सभी इस्तेमाल करते हैं और इसके उत्पादन पे सरकारी जो थी ईजादारी, उसको महात्मा गांधी ने कहा था कि ये ब्रिटिश शासन का बहुत दमनकारी पहलू है।
ये ख़त्म होना चाहिए। गांधी जी का ने एक पत्र जो अल्टीमेटम लगा उनको, वायसराय इरविन को लगा कि गांधी जी का ये पत्र जो है ये एक चेतावनी की तरह है, और उन्होंने लिखा कि 11 मार्च तक गांधी जी ने लिखा कि नहीं मानी गई तो कांग्रेस जो है सविनय अयोग्य आंदोलन छेड़ देगी। यानी उन्होंने ये डिमांड की कि हमें ये 11 मांगे हमारी मान लीजिए, ये हमारे गांधी जी का कहना था, महात्मा गांधी का, और नहीं तो हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो सविनय अयोग्य आंदोलन छेड़ देगी। और फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 वॉलंटियर के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा जो है साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक जगह पे 24 दिन तक 10 मील सफ़र तय किया। गांधी जी जहाँ रुकते थे सारे लोग उनको सुनने आते थे। इन सभी समाओं में गांधी जी ने गांधी जी 24 दिन तक हर रोज़ जो है 10 मील का सफ़र करते थे बच्चों। गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया, लोगों से कहा कि अंग्रेज़ शांतिपूर्ण माने, अंग्रेज़ों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुँचे। उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया, और ये एक तरह से कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अयोग्य आंदोलन शुरू होता है। जो गांधी जी ने किया नमक आंदोलन, ये कानून का उल्लंघन था, और यहीं से सविनय आंदोलन शुरू हो जाता है। और इस तरह से असहयोग न देने के लिए अंग्रेज़ों को औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन किए जाने का सबको आह्वान किया जाता। देश के विभिन्न भागों में बच्चों बहुत ज़्यादा लोगों ने कानून को तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों पे प्रदर्शन किए, आंदोलन फैला, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग पे पहले भी हमने आपको क्वेश्चन बताया बच्चों कि विरोध का ऐसा स्वरूप है जहाँ ये किया जाता है कि कोई भी दुकान दफ्तर ये नहीं जाएंगे। मैंने इस पर क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन दिया आपको। उनका रास्ता रोक लिया जाता है कि वो अपनी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर न जा सके। वो विरोध का पिकेटिंग यानी विरोध का एक स्वरूप है। और किसानों ने लगान और चौकीदार को कर चुनने से भी इनकार कर दिया। गांव में जो बहुत सारे लोग थे वो सब, जंगल में रहने वाले भी सब कानून का उल्लंघन करने लगे, और वो मवेशियों को चराने के लिए जगह जगह वो गाँव जंगलों में घुसने लगे। तो ये सारी चीज़ हम देख रहे हैं किसमें है बच्चों, सविनय अयोग्य आंदोलन। अगर आपको सविनय अयोग्य आंदोलन आता है तो आप ये इस तरह से सारे पॉइंट्स लिखेंगे। और 1930 में गांधी जी 1930 में अब्दुल गफ्फार खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो बहुत से लोग सड़क पे आ गए। फिर महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो बहुत से नगर पालिका भवन, अदालत, रेलवे स्टेशन, इन सब पे हमला होने लगा। और सरकार ने सत्याग्रहियों पे बहुत हमला किया, बच्चों को मारा पीटा, और 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए बच्चों। तो अब गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक आंदोलन को वापस लिया, और इरविन के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर किया। और ये था 5 मार्च 1931 को। देखिए, ये गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और गांधी इरविन के साथ एक समझौता किया, और 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए महात्मा गांधी गए। उन्होंने अपनी सहमति दे दी, और प्रथम का तो पहले ही बहिष्कार कांग्रेस ने कर दिया था। और गांधी जी गए, लेकिन गांधी जी ने देखा कि वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा निराशा हुई। और बाद में गफ्फार खान, जवाहरलाल वापस आए तो देखा गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे करना शुरू कर दिया है। और फिर से महात्मा गांधी ने आंदोलन दोबारा शुरू हुआ, जो काफ़ी 1931 तक काफ़ी मंद हो गया। तो चलिए अब हम इस को यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे नेक्स्ट में हम आपको ये लेसन कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।